students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha. Students, आज हम जो सेशन लेके आए हैं ये आपके उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बेस्ड है जो आपको सीबीएसई ने इशू किए हैं। जैसे कि सीबीएसई ने पहले 2 सैम्पल पेपर इशू किए थे, हमने उस पर वीडियो बनाई थी आपकी हेल्प के लिए। वैसे ही जो सीबीएसई ने इस टाइम पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए इशू किए हैं उस पर ये आज का सेशन बेस्ड है। ओके सो आज हम देखेंगे जितने भी आपके मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से लेके जो 50 क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका टर्म 1 में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। बिकॉज सीबीएसई ने इशू किया है तो इट्स ऑब्वियस कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Savita has a lamp placed at the center of a square yard. Okay, so what question is saying that एक square yard है जहाँ पे सविता ने एक सेंटर पे स्क्वायर के सेंटर पे लैम्प प्लेस किया हुआ है। ओके सो इफ दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज द सेंटर, सो यहाँ पे आपका लैम्प प्लेस है। ईच साइड मेजरिंग 20 मीटर। नाउ द स्क्वायर की सारी साइड्स आपको गिवन है कि सारी साइड्स कितनी है, 20 मीटर की हैं। द लाइट ऑफ लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ना सपोज यहाँ पे अगर लैम्प लगा हुआ है तो इससे जो लाइट निकलती है वो आपका क्या बना देता है, मतलब जो रोशनी है उससे उसकी वो इस तरह कवर होती है कि एक सर्कल बन जाता है स्क्वायर में। ओके लाइक दिस। What area of the yard is not lit by the lamp? So आप देख रहे हो कि ये पूरा एरिया तो आपका क्या हो जाएगा, लिट हो जाएगा, यानी कि ये तो जलेगा लैम्प की वजह से। और ये जो पोर्शन है, ये जो बच रहा है, ये आपका क्या है, जो अनशेडेड पोर्शन है, ये आपका लाइट से कवर नहीं होगा। तो हमें इस अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ओके ना आप देख रहे हो कि अगर ये 20 है, ये एक इनस्क्राइब्ड सर्कल है स्क्वायर के अंदर, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा, 20 होगा। अगर हमें सर्किल का डायमीटर पता है 20 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, राइट। अगर रेडियस 10 मीटर है तो आप यहाँ से सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल, यू नो द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ पाई, और ना भी लें बिकॉज आपके सारे ऑप्शंस में आपको पाई की वैल्यू गिवन है। सो आपको पाई की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बस आप आर की वैल्यू लें, विच इज पाई मल्टीप्लाई 10 multiply 10. So this is 100 pi. Okay, centimeter or not centimeter, it's meter square. Okay, अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो जो आपका एरिया है जो कि लिट नहीं होगा, so एरिया which is not lit by the lamp. okay, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर के एरिया से हम सर्कल के एरिया को माइनस, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस 100 पाई। ओके सो दिस इज 400 माइनस 100 पाई, करेक्ट। अब इससे ज्यादा हम इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो हम अपना आंसर यहीं पे लेफ्ट कर देंगे। सो दिस इज यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर है, तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे मीटर स्क्वायर ऐसे लिखें, सेम। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। तो फाइनल आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द ट्राइंगल ABC shown below, the ratio of angle x and angle y is given to you. ओके सो आपको क्या दिया गया है, एंगल x का रेशियो एंगल y से दिया गया, विच इज 1:2। अब आपको जो फिगर है उसमें आप देख ही रहे हो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे आपका 90 डिग्री है, दिस इज x, दिस इज y। अगर हम रेशियो को ऐसे लिख लें, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्या 2x इज इक्वल्स टू y। ओके नाउ यू नो कि अगर y आपका 2x के बराबर है तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, दैट दिस इज 2x। अब आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, कि तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ओके विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने किस क्लास में पढ़ी है, हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ी हुई है। So all the angles of a triangle, that is 90 plus 2x plus x is equals to 180 डिग्री। यहाँ से आपको क्या मिलता है, that 3x is equals to 90 डिग्री, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री। So अगर ये आपका 30 डिग्री एंगल है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री यानी कि
60 डिग्री आपका एंगल है। तो एक्स आपको पता ही चल गया है 30 डिग्री। सो यहाँ से हम tan 30, tan एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स आपका 30 है तो tan 30 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको टेबल लर्न होगी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। फाइनल ऑप्शन फाइनल आंसर देख लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर की कंडीशन है। सो यहाँ पे देख लेते हैं 9। ओके, अब 9 को कैसे लिखा जा सकता है, 9/1 लिखा जा सकता है। अगर इसे हम 9/1 लिखते हैं तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, अगर आपको करेक्ट कंडीशन पता है तो क्या होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए उसमें 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। तो या यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 2 का क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये भी गलत। नेक्स्ट वी हैव √6। तो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, बिकॉज इर्रेशनल की कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो यानी कि नॉन रिपीटिंग हो, वो इर्रेशनल है। सो सिंस यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग भी कह सकते हैं, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स वी हैव दिस फाइनल लेफ्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बट चेक कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 3 एंड मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना, 4 इज नॉट द प्राइम फैक्टर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/2 स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये प्राइम फैक्टर है। अब आपके पास 3 आ गया, आपको पता है डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वो फ्रैक्शन है या ये वो रैशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी होगा। ठीक है, इररेशनल नंबर यानी कि स्क्वायर रूट में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल होता है। और यहाँ पे इररेशनल आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बचे जो सी ऑप्शन को भी लगा के आ जाएंगे। पर ध्यान रखिए, इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए बट रिपीटिंग होना चाहिए। ओके, तो आपको आई होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। फाइनल ऑप्शन, फाइनल आंसर देख लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये आपका सेंटर, सर्किल का सेंटर है। पी आर एंड आर क्यू आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये पी आर है, ये आर क्यू है, दोनों की आपका कॉर्ड की डायमेंशन फिगर में गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या दे दिया गया कि 5 सेंटीमीटर रेडियस है। पी आर आर क्यू आर मैंने बता ही दिया है ना। एंगल पी आर क्यू, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वी नो दैट कि अगर किसी भी कोई भी ट्राइंगल सर्किल सेमी सर्किल पे बनता है और उस ट्राइंगल का कोई भी साइड डायमीटर हो जाता है तो फिर वो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, प्रॉपर्टी का यूज करने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपको निकालना है कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है सेमी सर्कल से यानी कि इस सर्कल, इतने जो हाफ सर्कल है आपका, अगर आप इससे राइट एंगल ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो शेडेड रीजन के एरिया को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम क्या करें, सेमी सर्कल के एरिया से, ठीक है, सेमी सर्कल के एरिया से माइनस कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को। ठीक है, हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, ना सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूले याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब क्या क्वेश्चन ने आपको कहीं पे पाई की वैल्यू स्पेसिफाई की है, नहीं की है, लेकिन आप ऑप्शंस में देख रहे हो कहीं पे भी पाई की वैल्यू रखी भी नहीं गई है, तो आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। रेडियस आपको पता है क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 पाई माइनस हाफ बेस, आप क्या ले लेंगे, बेस आप ले लेते हैं 6, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ले लेंगे आप 8। ठीक है, तो ये आपका डिविजिबल है 3 टाइम्स। यहाँ से आपको क्या मिला 25/2 पाई माइनस 24 ना। कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे सिमिलर हो, बिकॉज सॉल्व पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो पूरा सॉल्व एक एग्जैक्ट आंसर तो निकाल नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो 25/2 पाई माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है तो स्क्वायर में यूनिट होगी। चलिए देखते हैं फाइनल आंसर क्या है इसका। फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव shown below are the graphs of the lines y minus 2x। ये आपको ग्राफ दिया गया है सारी लाइंस के, ये वाला आपका y minus 2x की लाइन का ग्राफ है,
this is px plus qy equals to r, and this is kx plus y equals to 6. So three lines are given, they are intersecting. ठीक है, और तीनों के ग्राफ्स आपको गिवन है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड px प्लस qy इक्वल्स टू r. इनमें से कौन सा जो है वो सोल्यूशन है इन दोनों लाइन का. ठीक है, अब आपको p और q की पहली बात तो वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 वाली लाइन है और ये जो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर वाली लाइन है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना. इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो, अगर हम ग्राफ से देखें तो आपको पता है कोऑर्डिनेट में x पहले लिखा जाता है, तो ये x एक्सिस को देखें तो ये 4 है, और यहाँ y एक्सिस को देखें तो ये क्या है, 2 है. ठीक है, तो ग्राफ से ही आपको मिल गया. अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में कौन सा ऑप्शन सही है, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2, ये आपका बी ऑप्शन आपको मिल गया. ठीक है, ए गलत हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछा कौन सा सोल्यूशन, कौन सा पेयर इन दोनों के लिए सही है. तो आप देख रहे हो यही दो वो लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों के लिए सही है. सो ग्राफ आपको पूरा कंप्लीटली दिया हुआ था, तो हमें इक्वेशन में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको इसे ग्राफ से देखना था. ठीक है, now d option we cannot say for the values as the values of p and q are not known. ये अगर हमें ग्राफ नहीं दिया होता, बाय चांस अगर ये ग्राफ आपको नहीं दिया होता, सिर्फ क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती, ग्राफ से नहीं समझाया गया होता, तब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता, और उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको p और q की वैल्यू का पता होना जरूरी था. बिना p और q की वैल्यू के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. ठीक है, सो ये ऑप्शन तब सही होता जब आपको ग्राफ ना दिया होता. जब ग्राफ दिया है तो आपको ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशंस सही हैं. ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. सो आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट, a vessel having 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज emptied through two openings. ठीक है, एक वेसल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें इतना पानी है, इतने मीटर क्यूब, और दो ओपनिंग्स हैं, वन स्मॉल एंड अदर लार्ज. वाटर flows out through the smaller opening at the rate of u meter cube per hour and through the larger one at the rate of v meter cube per hour. Given that 3u plus 2v is equals to 70 and that the vessel gets fully emptied in 1 hour. ठीक है, what is v? क्वेश्चन बोल रहा है इतनी स्पीड से आपका छोटा वाला जो ओपनिंग है उससे पानी बह रहा है, इतनी स्पीड से आपका बड़े वाले ओपनिंग से पानी बह रहा है. एक कंडीशन आपको इन दोनों से रिलेटेड गिवन है, और पूछा गया है कि क्या वैल्यू होगी v की अगर पूरा वेसल आपका 1 आवर में खाली हो जाता है. सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 आवर में स्मॉल ओपनिंग कितना मीटर क्यूब पानी फ्लो कर रहा है. तो अगर इसकी स्पीड है आपकी, स्मॉलर ओपनिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, स्मॉलर ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या है, u मीटर क्यूब पर आवर. ठीक है, टाइम आपको 1 आवर के बारे में बात करी गई है. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 आवर में कितना. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिला, u मीटर क्यूब, इतना पानी स्मॉलर ओपनिंग से बह रहा है. ठीक है, फिर हम लार्जर ओपनिंग की बात कर लेते हैं सेम मैनर में. तो अगर इसी प्रोसेस से आप सॉल्व करते हैं तो आपको इसका क्या मिल जाएगा कि इसका कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है. डिस्टेंस से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका फ्लो हो रहा है, पानी कितनी तेजी से फ्लो हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. सिर्फ फॉर्मूला हमने यूज किया है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है यू मीटर क्यूब. यू कैन सी हियर, आपको ये मीटर क्यूब है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डिस्टेंस. हम यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कितना पानी बह रहा है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर, चलिए हम यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए वॉल्यूम लिख देते हैं, इतना वॉल्यूम इससे बह रहा है. ओके, और ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है लार्जर ओपनिंग के लिए. तो इससे भी हम सेम मैनर में निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, V मीटर क्यूब. ठीक है, सो दोनों से इतना पानी बह रहा है, दोनों इतनी देर में. उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है टोटल पानी कितना था, 30 मीटर क्यूब. यानी कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आपको पानी, टोटल पानी बह गया, पूरा वेसल खाली हो जा रहा है. तो इसका मतलब u और v को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरे पानी के बराबर होगा, विच इज 30. ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन ने दी थी 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 70, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले. ठीक है, साइमल्टेनियस में आपके करंट करिकुलम में सिर्फ दो मेथड है, या तो आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें या सब्सटीट्यूशन से. ठीक, हम क्या करने वाले हैं, हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं. तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया.
जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेंज कर लेते हैं इसे 90। ओके, ना एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा। यहाँ आपका क्या आ गया v, यहाँ क्या आ गया 20। तो v की ही वैल्यू पूछी थी, u की हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सो v इज 20 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, चलिए फाइनल आंसर देख लें। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी थी, यानी कि आपका थर्ड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी होती है और उसे सॉल्व करना होता है। ओके, सो आपको क्वेश्चन क्या करना था, बस समझना था, इक्वेशन बनानी थी और उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट सबको पता होगा, 10x प्लस वाई है, वाई ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज अ 2 डिजिट नंबर और उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों डिजिट्स है ना, कौन है दो डिजिट्स, x और y। ठीक है, सो इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर कौन है, ये पूरा नंबर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो इसकी जो डिजिट है नंबर की वो चेंज हो जाती है, यानी कि y की जगह पे x आ जाता है, x की जगह पे y चला जाता है, ये हो जाता है नंबर। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन दोनों डिजिट के प्रोडक्ट के बराबर है, तो उसके लिए तो पहले हमें दोनों डिजिट पता होनी चाहिए। चलिए, तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई, इससे इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। यहाँ से आपको मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे ताकि y एलिमिनेट कर सके। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, y। तो यहाँ से चलिए y निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि x y की वैल्यू निकालिए। तो x है आपका 3, ठीक है, नो सॉरी, x है आपका 6, सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 18, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड assertion and other labeled reason. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes a statement A and B. Now question, students, ये एक क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं सॉल्व किए थे इस तरीके के, तो ये आपके लिए एक नया पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि assertion और reason का मतलब क्या होता है। तो assertion का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब फैक्ट, या एकदम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है दावा, मतलब किसी चीज पे दावा करना, एक बिलीफ होना। और रीजन का मतलब आपको पता ही है कि कारण। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको एक फैक्ट दिया होता है, यानी कि एक ऐसी चीज दी होती है जो बिल्कुल सही है, और दूसरा आपको रीजन दिया होता है कि अगर ये जो हम दावा कर रहे हैं ये सही है तो ये इस वजह से सही है, जो आपको रीजन में दिया गया। ठीक है, सो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि अगर ये असर्शन गिवन है सो ये सही है इस वजह से कि ये रीजन सही है, या ये दावा इसका रीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में ही सही है। ऑप्शंस आप देख रहे हो, इसमें ये कह रहा है कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि ये जो रीजन दिया गया है ये इस दावे का करेक्ट रीजन है, करेक्ट कारण है, दोनों ही सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है, यानी कि जो रीजन दिया हुआ है, वो इस बिलीफ के लिए, इस फैक्ट के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये दूसरे ऑप्शन का मतलब है। तीसरे ऑप्शन का मतलब है कि जो फैक्ट है वो सही है लेकिन रीजन गलत है। चौथे ऑप्शन का मतलब ये है कि आपका जो फैक्ट दिया गया है वो गलत है लेकिन रीजन सही है। इस तरीके से आपके इसमें ऑप्शंस होते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है विद द क्वेश्चंस, मतलब ये आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, ये पार्ट जो दिया है इसको आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर्स के बेसिस पे आप चूज करोगे कि क्या इस असर्शन का और रीजन का जो रिलेशनशिप है वो इनमें से कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। ओके, ना इस क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है कि आप अपने असर्शन को देखें, आप अपने रीजन को देखें और आप इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक करें। तो चलिए, असर्शन आपसे क्या कह रहा है, यानी कि जो फैक्ट दिया है वो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है इन्हें रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल की। तो बिल्कुल किया जा सकता है, कैसे, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा असेंबल करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5xy इक्वल्स टू 15y। ना ये कैसी इक्वेशन है, क्या यहाँ पे x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर हुआ, नहीं, सिर्फ x और y डिग्री 1 ही है सबकी।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरी वाली भी आपको, अगर आप इसे रिड्यूस कर लें तो ये क्या हो जाएगा 7x। ये कैसी इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। सॉरी, यहाँ पे आपका y नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा x होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में x है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x की भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक वैल्यू आएगी, सॉल्व नहीं करेंगे उसकी जरूरत नहीं है, और y की भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एसर्शन का रीजन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एसर्शन में जो चीज दी गई थी, जो फैक्ट दिया गया था, वो हमने ऐसे ही बता दिया कि हाँ फैक्ट बिल्कुल सही है, उसका अभी रीजन से कोई लेना देना ही नहीं था, तब भी आपका फैक्ट बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन रीजन भी पढ़ना जरूरी। रीजन कह रहा है कि अगर हम गिवन इक्वेशन में y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दे 1/p, ठीक है, तो जो एसर्शन है यानी कि जो फैक्ट कहा गया है वो सही हो जाएगा। देखिए, जब फैक्ट अपने आप ही सही हो गया, उसका रीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या वो आर जो है या जो रीजन है वो करेक्ट होगा? ठीक है, भले ही वो करेक्ट भी हो सकता है वो भी ट्रू हो। जब हम यहाँ पे, चलिए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए हमने y की जगह रख लिया 5/p, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन में थोड़ा सा असेंबल करें, क्या हो जाएगा 2p प्लस 5x इज इक्वल टू 15xp, है ना। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर, रिड्यूस कर लिया ना हमने इसको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, ठीक। दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम सेम मैनर में रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको एक x की वैल्यू मिलेगी, एक p की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो ये भी सॉल्व होगा, मतलब करेक्ट है। तो रीजन भी अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जब हमने असर्शन को यानी कि जो फैक्ट दिया था, जो असर्शन दिया था, उसे बिना रीजन के ही सॉल्व कर लिया, उससे बिना रीजन के ही आंसर निकाल लिया, इसका मतलब ये जो रीजन है ये इस असर्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, दोनों सही हैं लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पहला कह रहा है कि दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो क्या आर यहाँ पे डिपेंडेंट था? जब आर डिपेंडेंट ही नहीं था तो कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरे में आ जाइए, कह रहा है दोनों सही है, तो यस दोनों सही थे, ये भी अपनी जगह सही कह रहा है, ये भी अपनी जगह सही कह रहा है। आर लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था सेशन का, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट है, ये अपनी बात में सही कह रहा है, ये अपनी बात में सही कह रहा है, ठीक है। बट रीजन नहीं है कि अगर ये सही है तो इसका ये रीजन नहीं है कि ये वाली बात सही थी इसलिए आपका असर्शन सही। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो याद रखिए कि हमेशा आपको ये चेक करना, आपका ये अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आपको ये तो पता है कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब बस आपको ये देखना है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है कि नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। चलिए फाइनल आंसर देख लें। सो फाइनल आंसर इज आंसर नंबर बी। ओके, सो ये एक नया क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बैक करें, ठीक है, दोबारा से समझें। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, वही नॉर्मल मेथड अप्लाई किया है हमने, एक्स वाई निकालना। एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पे किसी ऑप्शन में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ से बस ये पूछा है कि जो रीजन दिया हुआ है वो फैक्ट का सही रीजन है कि नहीं, क्या वो फैक्ट इस रीजन की वजह से सही है या वो फैक्ट अपने आप में ही सही है, उसका रीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रीजन से कोई लेना देना नहीं था, दोनों अपने आप में ही सही थे। ओके, सो बस आपको समझना है और उस हिसाब से अपने ऑप्शन को करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोस डज x माइनस टू एंड x प्लस थ्री हैव? इसके कितने जीरो होंगे भाई? देखिए ये क्या है, दो फैक्टर बन रहे हैं, जीरो के बराबर इन्हें पुट करेंगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, और दूसरी बार x की वैल्यू आएगी -3, तो कितने जीरो हो गए? जाहिर है 2 जीरो हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज सी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताया कि अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी, तो आप उसको कोशिश करें हमेशा साइन और कॉस में बदलने की, ठीक है। देखिए tan को भी हम बदल सकते हैं, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम कॉट को बदल सकते हैं, क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में, कुछ डिवाइड हो रहा है। सो कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे आपका आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1। सो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका फिगर है, इसमें पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे बना है? पी पे बना है। अ परपेंडिकुलर लाइन पी एस इज ड्रॉन फ्रॉम पी, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पी एस से ड्रॉन है। अब आप देख रहे हो कि ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, तो यहाँ से आपको याद आ जानी चाहिए आपकी सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक। अब पी आर आपको गिवन है, पी क्यू गिवन है। what is the ratio of RS, this is RS and this is SQ, okay, इनका रेशियो आपको बताना है, ठीक। चलिए सबसे पहले RS अपॉन SQ, ठीक है। अब ये जो RS आ रहा है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। और जो SQ आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर, सो जो SQ आ रहा है वो आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक। एक चीज तो हमें ये पता है, और हमने क्या पता है, हमने डिटेल में पढ़ रखा है, बिकॉज मैं यहाँ डिटेल नहीं डिस्कस करूँगी, यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि थ्योरी या इससे रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। जब हम बेस इस ट्रायंगल को मानते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में, यानी कि इस रेड वाले ट्रायंगल की बात करें, इसको रेड बोलेंगे, इसको ब्लू बोलेंगे। तो रेड वाले ट्रायंगल में जब हम इसे बेस मान लेते हैं, तो फिर ब्लू वाले ट्रायंगल में बेस आपका ये हो जाता है, ये हम बता चुके हैं। सिमिलरली अगर हम रेड वाले ट्रायंगल में इससे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो इसमें ये आपका क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसका रेशियो निकालना है? आर एस का रेशियो निकालना है एस पी से, यानी कि बेस का रेशियो निकल रहा है परपेंडिकुलर से, तो हमें दूसरे वाले ट्रायंगल में भी उसका करस्पॉन्डिंग ही लेना पड़ेगा। सो चलिए आर एस का क्या हो रहा है? आर एस का आप देखो, अगर ये आर एस यहाँ पे बेस है तो इधर ये क्या हो रहा है? बेस है, ठीक है, यानी कि पी एस। और एस क्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल में पी एस है, देखिए ये तो दोनों सेम हो गए, ठीक। अब हाइपोटेन्यूज भी तो बचा है, बिकॉज डायमेंशन तो क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज की ही दी गई है फिगर के हिसाब से। चलिए अगर हमने इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की बात करी, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? क्योंकि आर एस पहले लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, तो पी आर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ का इस वाले ब्लू वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, यानी एस क्यू ब्लू वाले का साइड था, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? पी क्यू हो जाएगी। अब ये तो आपका कट गया, बिकॉज सेम रेशियो हो गए। पी आर आपको क्वेश्चन ने दिया है, कितना दिया है? 5, ठीक है। और पी क्यू दिया है, कितना दिया है? 12। तो यहाँ से आपका आर एस अपॉन एस क्यू का जो रेशियो आया वो आया 5:12, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व सही कर पाएंगे, उन्हीं का सही आंसर आएगा जिन्होंने ये जो तीन सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ रखा है कि कौन किसका बेस बनेगा, कौन किसका परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये अच्छे से पता है तो जैसे मैंने सॉल्व कर लिया वैसे आप भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर Q इज अ पॉइंट ऑन PR एंड S इज अ पॉइंट ऑन TR, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक। S Q आपका किस पे है? क्वेश्चन ने बोला PR पे, यानी कि PR दिस पे आपका Q है, और S TR पे है। QS is drawn and angle RPT is equals to RQS, क्वेश्चन बोल रहा है कि RPT ये एंगल जो है वो RQS के बराबर है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो एंगल R है ये दोनों में कॉमन है, दो एंगल्स आपको मिल गए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। कौन से दो ट्रायंगल? RQS is similar to RPT, ठीक है भाई। ये भी तीनों ही एंगल बराबर हो जाएंगे ना, दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर हो गया। Now, which of these criteria can be used to prove that RSQ, okay, RQS या RSQ is similar to RTP? तो हमने कौन सी क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया? एंगल का इस्तेमाल किया। सो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके। ऑप्शन नंबर 8 फाइनल आंसर देखते हैं, फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ रैशनल नंबर? इनमें से कौन है जो रैशनल है? तो आपको पता है पाई इरेशनल, इरेशनल से कोई भी मल्टीप्लाई होगा इरेशनल, ये तो गलत हो गया। √5 इरेशनल नंबर। अब इन दोनों पे आते हैं, ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रैशनल की कंडीशन क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए। डी ऑप्शन आप देख रहे हो कि ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी इरेशनल, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट, shown below are the three triangles, the measure of two adjacent sides and included angle are given for each triangle, ठीक है। आप देखो फिगर में देखो तीन ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये 60 ये 60 ये 60, इसमें ये 4 है, ठीक है, ये 6 और 4, यानी कि 9 और 6 और 4 और 3। अगर हम कह रहा क्वेश्चन के देखें तो इनका जो रेशियो 6 और 4 का रेशियो निकाले 3:2, 9 और 3 का 6 का रेशियो निकालें, ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं, 9 और 6 का रेशियो निकाले तो ये भी क्या आएगा? 3:2, ठीक है।
4 और 3 का रेशियो निकाले तो क्या 3:2 आ रहा है? नहीं। इधर अगर हम 6 और 4 का निकालते हैं तो यहाँ पे 3:2, यानी कि इनके ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इनके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हम मान लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स है और उसका रेशियो सेम आ रहा है, एंगल भी सेम है, तो इसका मतलब SAS यानी कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। थर्ड वाला ट्रायंगल इन दोनों के सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कौन सिमिलर है, तो आपको मैंने अभी बता ही दिया यहाँ पे प्रूव करके कि रेशियो सेम आ रहे हैं, एंगल सेम है, तो SAS के थ्रू ये सिमिलर है। ओके, सो विच RPQ, दिस इज RPQ एंड दिस इज XYZ। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सिमिलर सही है। ठीक, MNL किसी ना इससे सिमिलर है ना इससे सिमिलर है, सो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। फाइनल आंसर देखते हैं, फाइनल आंसर इज ये ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, अब ये आपको फिगर गिवन है। ठीक, क्या कैसे निकालेंगे? tan से निकालते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि CD अपॉन BC। CD आपको दी गई है 45, BC आपको नहीं पता है, लेकिन tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 इज इक्वल टू 45, जस्ट अ सेकेंड, यस BC। सो यहाँ से BC आपको मिल गई, क्या मिला आपको? BC की वैल्यू, BC की वैल्यू आपको मिल गई 45। ठीक है, ये आपको मिल गया, यानी कि ये आपने निकाल लिया 45 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं बड़े वाले एंगल पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका CD होगा, लेकिन बेस जो होगा वो पूरा हो जाएगा, यानी कि AC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, 1/√3। CD पता है आपको, यस 45। AC पता है, नहीं, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC, जिसमें से BC आपको पता है 45 डिग्री। ओके, ना हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो AB प्लस 45 इज इक्वल टू 45/√3। तो यहाँ से AB क्या मिला आपको? AB मिला 45/√3 माइनस 45, ये हो जाएगा आपको 45 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, बिकॉज सारे डायमेंशंस मीटर में है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C आपका सही है। AB ही पूछ रहा था, AB निकाल लिया हमने। ओके, फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। Next, which of these is the polynomial where zeros are this and this? कौन सा ऐसा polynomial जिसके ये जीरो है? तो अब आपको बस इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसमें वैल्यू रखेंगे, फटाफट से आंसर आएगा। ये आपकी होती है जनरल इक्वेशन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल की। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा रख दें, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। सो 1/3 माइनस 3/4 x, ये हो जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में -3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसका आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सो ये हो जाएगा 12 नीचे, 4 माइनस 9x, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, -1/4। चलिए एक्स स्क्वायर, ये आपका -5/12 आएगा, तो +5/12 एक्स माइनस 1/4। अब इसे सिंप्लीफाइड मैनर में कर लेते हैं, जैसे कि ये है, तो 12 से हम क्या करते हैं? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5x, और ये क्या हो जाएगा? -3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये आपका राइट ऑप्शन ए हो गया। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these numbers can be expressed as the product of two or more prime numbers? ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि प्राइम नंबर्स की अगर फैक्टराइजेशन करें तो कौन ऐसा है जो दो या दो से ज्यादा के प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये तो एक ही दो ही का बन रहा है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये बहुत सारे का बनेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? 3, 5 और 13 है ना, तो दो या दो से ज्यादा, तो भाई दो इसमें भी है, दो से ज्यादा इसमें भी है, दो से ज्यादा इसमें भी आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, तीनों में ही बन रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू पिक वन बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द जार्स। ठीक है, रोमी की आंखों पे पट्टी बांधी गई है और उसे बोला गया है कि वो सारे जार्स में से एक बॉल निकाले, और वो बॉल अगर रेड कलर की है तो क्या चांस है इन चारों ऑप्शन में? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पॉसिबिलिटी की बात करी गई है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया क्या पॉसिबिलिटी, आपसे ये पूछा गया है कौन से जार में सेम पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जार 1 की पॉसिबिलिटी निकाल लें। यहाँ की क्या हो जाएगी? 4/8, बिकॉज 4 आपका रेड बॉल्स है और टोटल 8 बॉल्स है।
यहाँ क्या हो जाएगी 3/6, यहाँ क्या हो जाएगी 4/6। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लें तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये हो गया आपका 2/3। तो किस में सेम आ रही है? इन दोनों में, है ना। यानी कि जार 1 और जार 2 में सेम पॉसिबिलिटी है रेड बॉल को चूज करने की। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1245 is a factor of the numbers p and q. Which of the following will always have 1, 2, 4, 5 as a factor? ठीक है, p plus q, p मल्टीप्लाई q, p डिवाइडेड बाई q। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1245 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर्स, p और q का ये फैक्टर है, तो इसका मतलब p और q की टेबल, p को ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है, q को भी ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव 1, 2, 4, 5 एज फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 1, 2, 4, 5 p और q का फैक्टर है, इसका मतलब अगर हम p और q को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो उनके मल्टीप्लिकेशन में 1, 2, 4, 5 हमेशा आना है। अच्छा चलिए इसको ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम 1, 2, 4, 5 नहीं लेते, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 1, 2, 4, 5 हम मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर्स। अब 5 किसका नंबर है? वो दो नंबर भी आप ले लीजिए। मान लेते हैं एक 5 फैक्टर है 20 का, एक 10 का। ठीक है, दिस इज p और दिस इज q। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ किसका जो 5 है वो हमेशा फैक्टर होगा। ठीक है, अब 5 हमेशा फैक्टर होगा किसका? p प्लस q, पहला ऑप्शन। इसको प्लस कर दें, क्या आया 30, इसका फैक्टर है, होगा। ओके, p मल्टीप्लाई q, दूसरा ऑप्शन, मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा 200, इसका फैक्टर है, ये भी सही ये भी सही। ठीक, अब कह रहा है p डिवाइडेड बाई q। ठीक है, सो p डिवाइडेड बाई q यानी कि 20/10, क्या आया 2, 2 का फैक्टर है 5, नहीं ये गलत है। तो कौन से ऑप्शन आपको सही मिले? ये दो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पे सही है लेकिन सी पे नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो इसे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द नंबर्स शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी। अब आपको इसके लिए पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी लेस देन 1, इसी के बीच में लाई करती है। तो बस इसको चेक करना है। माइनस नेगेटिव हो गया, नहीं हो सकती। ये आपका क्या है? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, चलिए ये हो सकती है। 1/2, ये भी 1 से छोटा है, ये हो सकती है। 1, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये बड़ी हो गई, नहीं हो सकती, ये बड़ी हो गई, नहीं हो सकती, नहीं सॉरी, ये हो सकती है बिकॉज 99% है, इसका मतलब हो जाता है 99/100। ठीक है, ये आपका 1 से छोटा है तो ये भी हो सकती है। तो कौन से ऑप्शन? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fire engine standing near a building extends its ladder to a length of 10 meters to reach a certain window in the building. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फायर ब्रिगेड है 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और ये अपनी लैडर को एक्सटेंड करती है ताकि विंडो की, बिल्डिंग की विंडो तक पहुंच सके, और 10 मीटर एक्सटेंड करती है। ओके, चलिए, तो जहां से लैडर स्टार्ट हो रही है ना, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं जो परपेंडिकुलर हो बिल्डिंग के, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है कि जो बिल्डिंग की विंडो है ये जमीन से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ तक की तो डिस्टेंस आपको पता है 3, आपको सिर्फ इतना पोर्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा दे? पीजीटी लगा दें। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या मिला? 100 माइनस 36, ये क्या हो गया आपका 64। ठीक है, तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर मिल गया 8, यानी कि ये हो गया आपका 8। ठीक, तो टोटल क्या हो जाएगी? टोटल आपकी लेंथ हो गई 8 + 3 विच इज 11 मीटर। तो बिल्डिंग्स की विंडो जो है वो जमीन से 11 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजनिंग का है। चलिए असर्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे असर्शन में लिखा है कि ये दो इक्वेशन है और इनके कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब आपका जो सोल्यूशन हो, ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन हो वो एटलीस्ट 1 हो, यानी कि या तो 1 हो, ठीक है, या 1 से ज्यादा हो। अगर ये कंडीशन है तो फिर वो कंसिस्टेंट होता है। ऐसा किस में होता है? ऐसा दो चीजों में होता है, या तो यूनिक सोल्यूशन आ जाए, ठीक है, या आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए। ठीक है,
तो हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन आपको पता है, रेशियो क्या होते हैं, तीनों के बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1। चलिए यहाँ पे a1/a2 निकालें, क्या हो जाएगा 9/6, b1/b2 क्या हो जाएगा 12/8, c1/c2 क्या हो जाएगा 7/14। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि इनका एग्जैक्ट रेशियो मिल जाए हमें। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं लेकिन लास्ट वाले के बराबर नहीं, और ये किसकी कंडीशन होती है, ना ही ये यूनिक की कंडीशन है, क्योंकि यूनिक में तो a1/a2 और b1/b2 का ही रेशियो बराबर नहीं होता, और इनफाइनाइटली में तीनों बराबर होने चाहिए, इसकी भी कंडीशन नहीं, तो इसका मतलब आपका असर्शन है ना वो रॉन्ग है। ठीक, अब रीजन पे आते हैं। रीजन के लिए कह रहा है कि नो सोल्यूशन तब होता है जब ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन नो सोल्यूशन की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ए एंड आर ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए ट्रू ही नहीं है। दूसरे में भी ए एंड आर ट्रू, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ए ट्रू नहीं है। तीसरे में कह रहा है ए ट्रू, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कह रहा है कि ए फॉल्स है और डी ट्रू है। ठीक है, सो फाइनल आंसर भी आपका डी ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। टू आइडेंटिकल फेयर डाइस हैव नंबर्स 1 to 6 रिटन ऑन देयर फेसेस। ठीक है, डाइस पे 1 to 6 नंबर दिखे और टू डाइस हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बोथ आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 12। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए अगर आपको सारी कंडीशंस पता है, टोटल 36 इवेंट्स होते हैं, ये आपको पता है। अब मैं 36 का चार्ट नहीं बनाऊंगी, मैं बस 12 की बात करूंगी। तो 12 कब आ सकता है, जब पहले वाले पे 3 आ जाए और दूसरे वाले पे 4। इसका अपोजिट में भी, पहले वाले पे 4 दूसरे वाले पे तब भी 12 आएगा। 2 और 6 पे भी 12 आएगा, 6 और 2 पे भी 12 आएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, तो सिर्फ ये 4 केसेस है आउट ऑफ 36। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1/9, ऑप्शन नंबर बी। फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोस दिस पॉलिनोमियल विल हैव। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के कितने जीरो, 2 जीरो। डायरेक्ट ऑप्शन लगाइए सी 2। ओके, फाइनल आंसर सी। नेक्स्ट, what is the value of q if p by 2 plus 3q equals to 6 and 2p minus 2q। तो आपको यहाँ पे q की वैल्यू निकालनी है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को थोड़ा सा हमने क्या किया, रिफ्रेम करेंगे, तो ये हो जाएगा 6q इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन लगा देते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 24, नीचे हो जाएगा 2p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये आपका हो गया 14q और ये आपका हो गया 14, so यहाँ से q की वैल्यू आई 1, ऑप्शन नंबर ए। फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the value of k such that the following pair of equations have infinitely many solution। क्या k की वैल्यू होगी कि ये दोनों जो हों ये आपके इनफाइनाइटली मेनी हो। तो इनफाइनाइटली मेनी में आप जानते हैं तीनों बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/-3 इक्वल्स टू -2/k। ठीक है, अब इसी से ले लेते हैं, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, चाहो तो आप लिख सकते हो कि 3/-9। ठीक है, चेक कर लो, तो ये भी 1/-3 होगा, यानी कि सही है, तीनों बराबर होते हैं। अब इन दोनों को ले लिया हमने, खाली इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी, फाइनल आंसर डी। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो RT इज इक्वल्स टू 1, ये आपका 1 सेंटीमीटर, OQ इज इक्वल्स टू ये आपका 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इतना सा पार्ट है ये क्या है, सर्किल का 1/4 है ना, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्वार्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसका मतलब हम क्वार्टर से, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। चलिए क्वार्टर ऑफ द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π²/4 रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब रेडियस पता है क्या हमें, यहाँ पे रेडियस हमें नहीं दी गई है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये आपका 3 है, ठीक है, ये भी 3 हो जाएगा, ये 1 है, रेडियस हमें नहीं पता है। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने रेडियस नहीं दिया, इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रेडियस को भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए रेडियस सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे कि भाई रेडियस तो हर जगह सेम होती है ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो या चाहे यहाँ हो, कहीं भी सेम होती है। तो इसका मतलब अगर हम इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी।
ठीक है। अब रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, बिकॉज ये जो पार्ट हो रहा है ना ये आपका राइट एंगल बन रहा है। क्यों, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। चलिए, तो ये आपका 1 है, दिस इज 3। अब हमें ये लेंथ तो नहीं पता, तो हम इसको L ही मान लेते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आपका सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, OS, ओके, OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब क्या OS की हमें डायमेंशन पता है, हमें नहीं पता। यहाँ पे देखिए OS हो या OT, ठीक है, OS आपका OT के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, रेडियस है। ठीक है, सो अगर ये OT है तो OT आपका क्या हो जाएगा, L+1 हो जाएगा, यानी कि इस OS की जगह हम क्या रख सकते हैं, L+1 का होल स्क्वायर। सो ये आपकी पूरी इक्वेशन चेंज हो गई वन वेरिएबल में, विच इज L। नाउ ओपन दिस, L स्क्वायर प्लस 2L प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस L स्क्वायर। ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2L आपको मिला 8 के बराबर, L आपको मिल गया 4 के बराबर। ठीक है, सो आपको लेंथ मिल गई, पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5, बिकॉज 4 + 1 क्या हो जाता है, 5। तो यहाँ से आपका हो गया 25/4, और ये आपका हो गया 4, बिकॉज लेंथ आपकी कितनी आई, 4, और ब्रेथ मल्टीप्लाई यानी कि 3। ठीक, तो हो गया 25/4 पाई माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच ऑप्शन, 25/4 की यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी गई, तो इसको निकाल लेंगे, ये आपका हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा। फाइनल आंसर देखते हैं, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको अपना क्या यूज करना था, माइंड यूज करना था टू कैलकुलेट द रेडियस। ठीक है, अब उसके लिए अगर आपको सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको कैलकुलेट करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, shown below is a board of divided into 6 identical sectors, okay, with a pointer that can be spun on it। ठीक, ये पॉइंटर है जो उसके ऊपर चल रहा है। When the pointer is spun, it spins for some time and comes to stop on a sector। ठीक है, ये एक स्पिनर की तरह है कि इसको मैंने एक बार घुमा दिया तो ये कुछ देर बाद अपने आप घूम के किसी एक सेक्टर पे रुक जाएगा। The chance of it stopping on any sector are equal। सब पे equal chance है stop होने की। Arif wants to color some sectors green। How many sectors should he color green so that the probability of the pointer stopping on the green sector is 1/3। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने सेक्टर उसको ग्रीन कर देने चाहिए अगर जो प्रोबेबिलिटी हो वो 1/3 हो जाए। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमें बोल रहा है 1/3, टोटल हमें पता है ना कितने सेक्टर्स है, टोटल है 6। सो फेवरेबल जो उसको चाहिए कितना, वो क्या करना चाहता है, फेवरेबल उसका क्या होगा, ग्रीन होगा, बिकॉज वो चाहता है ग्रीन कर दे। तब यहाँ से आप क्या कर लो, निकाल लो, ये आपका डिविजिबल है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब कि ग्रीन आउटकम आने के लिए, कि ग्रीन ही आए, इसके लिए कितने सेक्टर्स ग्रीन कलर होने चाहिए, 2 सेक्टर्स ग्रीन कलर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ओके, फाइनल आंसर देख लीजिए, फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फिगर बिलो द स्क्वायर JKLM, सो ये आपका एक स्क्वायर है, सर्कमस्क्राइब्ड है उसके ऊपर एक सर्कल, ट्रायंगल JMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साथ ही साथ आपका क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, yes, the point marked O is the center of the circle। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर निकालना है। ठीक है, अब फिगर को निकालने के लिए बड़े ध्यान से हमें फिगर देखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वैसे मैं भी फर्स्ट ही टाइम देख रही हूँ। चलिए, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ने बोला कि JKLM स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है एंड ये इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल के अंदर, ओके, अगर ये सर्किल के अंदर स्क्राइब्ड है तो सर्किल का डायामीटर इसका क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक, JMN ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। ठीक, अब उस हिसाब से ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर है। ठीक, अब ये स्क्वायर है, ये जो पोर्शन है आपका देखो, लेट मी कलर इट विद ब्लू, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये पूरे सर्किल का कितना हो रहा है, ये आपके पूरे सर्किल का 1/4 हो रहा है। ठीक, तो अगर हम स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, JOMN, इससे आपके क्वार्टर को माइनस कर दे, क्वार्टर ऑफ सर्किल को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल रहा है, शेडेड मिल रहा है। ठीक।
ठीक है। अब JMNO का स्क्वायर का फॉर्मूला 1 × 1, ठीक। क्वार्टर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, πr²/4, जिसमें से r क्या हो रहा है, r भी आपका क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सो 1 - π/4, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखने में फिगर बड़ा टिपिकल था बट करना कुछ नहीं था इस फिगर में, ठीक है। चलिए फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अल्फा एक्यूट है अगर, तो अल्फा किससे होगा, छोटा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है एक्सप्रेशन, इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं 0 है, ठीक है। दिस इज अल्फा और ए वट एवर यू वांट टू से, अल्फा 0 है। देन उस कंडीशन में हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, ठीक। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर आया 1, ठीक। अब हम दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा है आपका 30 डिग्री, तो उस कंडीशन में हो गया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ओके। ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 1 + √3/2, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.73/2, ये आ गया आपका 2.73/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे आंसर 1 से ग्रेटर है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम एंगल डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, एक्यूट यानी 0 से बढ़ते जा रहे हैं, 0 पे तो 1 आना है, उसके बाद 1 से ग्रेटर होता जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर अल्फा को एक्यूट एंगल है तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो मैंने आपको लेके दिखाया, बट अगर 0 ही हो गया तो क्या हुआ, कोई एंगल रहा, कुछ नहीं रहा ना। तो इसका मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेके 89। तो 1 से लेकर अगर हम 0 के आगे बढ़ गए तो वो ग्रेटर देन 1 ही आना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग्रेटर देन 1। ये मत करना इक्वल टू 1 लगा देना, ठीक है। 0 पे अगर कुछ आपने ले लिया तो कोई डिग्री नहीं बची ना, मतलब कुछ कुछ बना ही नहीं, कोई फिगर ही नहीं बना, 0 तो जस्ट 0, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, और 0 के आगे अगर हम बढ़ गए तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे सही होगा। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो DE इज पैरेलल टू AC, ओके। सो ये पैरेलल है इसके, और DF है जो वो पैरेलल है इसके, ठीक है। Which of these is equal to BF upon FA? कौन सा इनमें से BF upon FA? सबसे पहले तो यहाँ सिमिलैरिटी की बात करें तो BF और अपॉन FA ये है किसके पार्ट, ये जो BF वाला पार्ट है वो इस ट्रायंगल का है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में, और FE वाला पार्ट किस में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, ओके। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ कर ले जाते हैं तो बाय BPT हम क्या BF अपॉन FE की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये तो बोल दिया पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो बाय करस्पॉन्डिंग दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज कॉमन। सो AAA यानी कि बाय एंगल 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 वी कैन से दैट ट्रायंगल BFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEA। अब सिमिलर प्रूव कर लिया तो BPT लग सकती है, तो क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE के बराबर आ जाता है BD अपॉन DA के बराबर। क्या यहाँ पे BD अपॉन DA का कोई ऑप्शन है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अब हमें कुछ फर्दर भी सॉल्व करना है। चलिए अब हम आ जाते हैं, अभी मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर देती हूँ, जो कलर वाला पोर्शन है ना इसे इरेज कर देते हैं, पैरेलल लगा रहेगा, बाकी इरेज कर देंगे, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं इस एक और ट्रायंगल पे, बिकॉज दो आपको पैरेलल ट्रायंगल्स दिए गए हैं ना, तो एक ही है आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका है ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक। अब इनको भी तो हम पैरेलल, बिकॉज पैरेलल है तो ये बराबर, ये बराबर, अगेन बाय एंगल 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 हमने क्या प्रूव कर लिया, दैट ट्रायंगल BED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। अब अगर ये सिमिलर है तो यहाँ भी BPT लग सकती है, तो BPT लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA, ठीक है। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिल रहा है, देखो ये और ये दोनों सेम है। अब अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू जेड। सो सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिला, दैट BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ठीक है। सो ये आपका कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, BF अपॉन FE पूछा था, BE अपॉन EC, यस ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉपर वे था आपका इसको निकालने का।
चलिए देखते हैं फाइनल आंसर क्या आ रहा है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट वी हैव 32. x axis divides the join of this two coordinate in the ratio. कह रहे हैं x axis डिवाइड कर रहा है इन दोनों कोऑर्डिनेट को किस रेशियो में करेगा. अब x एक्सिस कर रहा है तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट होगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. सो हम सिर्फ क्या करते हैं, y वाले से लेके चलते हैं और हम रेशियो मान लेते हैं क्या है, k रेशियो 1. ठीक. चलिए अब y का अगर खाली लेके चलते हैं तो 0. ठीक है. y1 x2 यानी कि आपका y1 क्या है, -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 x1. y2 क्या है आपका 6 और x1 नहीं सॉरी m1. तो m1 यहाँ पे क्या है k और नीचे हो जाता है m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1. ठीक है. तो x पता भी नहीं था, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम y से निकाल सकते हैं. चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया. आपको क्या मिला, दैट 0 इज इक्वल टू -3 प्लस 6k. यहाँ से आपको क्या मिला, दैट 3 इज इक्वल टू 6k. यहाँ से आपको क्या मिला, दैट k इज इक्वल टू 1/2. सो रेशियो इज 1:2. ऑप्शन नंबर ए. फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. ओके. नेक्स्ट. A number of the form 8 to the power n where n is a natural number greater than 1 cannot be divisible by. ठीक है. क्वेर है n जो है वो एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1. चलो मान लेते हैं ग्रेटर देन 1 2 ले लिया. अब इनमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा, 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं. 40 से डिविजिबल नहीं होगा, 64. ठीक. फिर देखो 40 से करो, फिर 8 स्क्वायर दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 64. ठीक है. तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 8 स्क्वायर और ये हो गया 2 की पावर n. ठीक. अब ये 8 स्क्वायर 40 से 64/40 नहीं डिविजिबल होना है, रेशियो या तो फ्रैक्शन आएगा या तो पॉइंट में आएगा. चलो मान लेते हैं ये तो पूरा डिविजिबल है. ठीक है. ये ऑप्शन नहीं होगा. इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बिकॉज जरूरी नहीं है ना सारे आ जाते हैं. ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 अपर 2 की पावर n. ठीक है. कहीं ना कहीं ये भी डिवाइड आपका हो जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने रख दी. ठीक है. n हमने क्या लिया था, यहाँ पे n हमने लिया था 2, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे ना. चलिए रख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 4. ठीक. तो 2 की वैल्यू और 2 की 6 ये भी आपका डिवाइड होके 2 का स्क्वायर ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी ऑप्शन है. सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी वाला ऑप्शन है जो सही होगा. ठीक है. फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट. द फ्रैक्शन 7/q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. अब टर्मिनेटिंग कब होगा, विच ऑफ दिस कैन नॉट बी q. टर्मिनेटिंग कब होगा, जब इनका डिनोमिनेटर q जो हो वह इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता. अगर नहीं किया जा सकता तो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ठीक है. तो ये किया जा सकता है, कैन नॉट की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया. ये यहाँ पे भी ये भी गलत हो गया बिकॉज ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा. बोल रहा है कैन नॉट वैल्यू क्यू की नहीं हो सकती. ये भी टर्मिनेटिंग होगा तो ये भी वैल्यू हो सकती है. सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसा है जो नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ 3 आ गया है ना. इस पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से क्यू की वो वैल्यू नहीं है जिसपे वो टर्मिनेटिंग होता है. तो ये वो वैल्यू जिसपे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट. 35 इन द ट्राइंगल पी क्यू आर S and T are 2 points. ठीक है. On the respective sides आपको given है such that ST is parallel to PQ. ये आपको दिया है कि ये दोनों parallel हैं. Now the ratio of RT is to TQ is 1:2. ये आपको 1 से इतना दिया गया. ठीक है. ये दोनों 1:2 है. The area of triangle RST is equals to 100 square units. ठीक. अब इसका एरिया गिवन है कि ये 100 है. अब यहाँ से आप सिमिलैरिटी लगा लो बिकॉज पैरेलल है तो सिमिलर प्रूफ कर ही लो जाओगे, एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ होगा. अब आपने पढ़ रखा है कि एरिया ओके ऑफ ट्राइंगल आर एस टी सिमिलैरिटी में अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, इनके किसी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. जैसे हमने इसका ले लिया आर टी का स्क्वायर तो पी आर क्यू में यानी इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, वो आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा. ओके. अब आर एस टी का एरिया आपको 100 गिवन है, ट्राइंगल पी आर क्यू का एरिया आपको गिवन नहीं है. ठीक है. चलिए इसको निकाल लेंगे. आर टी आपको पता है क्या है, 1 का स्क्वायर. आर क्यू, अब आर क्यू के लिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से ट्राइंगल पी आर क्यू का जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 900 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. अब बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं. कह रहा है पी क्यू टी एस का एरिया निकालो, यानी कि ये जो पोर्शन है ना इसका एरिया निकालो. ठीक. अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बड़ा ट्रायंगल का निकाल लिया, छोटा ट्रायंगल पता है माइनस कर देते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
sorry, not triangle, it's just a shape PQTS, इसे हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, PRQ से माइनस कर देते हैं RST को, तो 900 माइनस 100 कितना आ गया, 800 स्क्वायर यूनिट्स, ओके, स्क्वायर यूनिट्स। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन, ये आपका शो नहीं हो रहा है, बट होगा आपका 800 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, now it is showing ये आपका 8। Next question, in the following figure ST parallel to QR, point S divides PQ, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं और क्वेश्चन कह रहा है जो PS, ये जो S है ना, ये PQ को डिवाइड कर रहा है 4:5 में, और ST आपको 1.6 दिया गया है, आप QR निकालो। अब ये पैरेलल है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, है ना। सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल PST है वो सिमिलर है, प्रूफ कर लिया हमने, ये मान लेते हैं PQR। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो ले लें तो क्या हो जाएगा, PS अपॉन PQ इज इक्वल्स टू ST अपॉन QR, ठीक है। अब PS क्या है 4, PQ क्या हो जाएगा, आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9, ST आपको पता है क्या है 1.6, तो QR आपको फाइंड आउट करना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, तो यहाँ से आपको QR क्या मिल गया, 3.6 मीटर, ओके, सॉरी सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में डायमेंशन है, तो ऑप्शन नंबर सी। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, P and Q are two positive integers such that P is this and Q is this, where P and Q are prime numbers। अब LCM निकालना है, ठीक, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। LCM में हम क्या ले लेते हैं, LCM में हम कॉमन चीजें भी लेते हैं, ठीक है, और सबसे लीस्ट, यह याद रखिएगा कि जब लीस्ट की बात आती है ना तो पावर हाईएस्ट लेनी होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन PQ है, इसके अलावा भी कुछ होता तो वो भी ले लेते हैं, एलसीएम का ध्यान रखिएगा। P हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी ये, और यहाँ पे Q की हाईएस्ट पावर ये, ठीक है। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द एलसीएम। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज सी। नेक्स्ट, given that cos square theta minus sin square theta is equals to this, what is the value of cos theta, ठीक है। क्वेश्चन बोला है ये आपको गिवन है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए ठीक है, निकालते हैं इसको। क्या कंडीशन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, जस्ट अ सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकें एक में। अगर यहाँ पे cos और sin एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके, बिकॉज cos डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा, sin डिफरेंट, ठीक। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपको क्या बनाएगा, ये 1/4 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 1/8, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√8, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपको क्या चाहिए था, cos थीटा चाहिए था, आपको क्या मिला, साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हो, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा के बारे में आप क्या जानते हो कि ये बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख लिया तो ये 1/8 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिला, 7/8, क्या, cos स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा क्या मिल जाएगा आपको, 7/8 विद इन स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा, जैसे मैंने साइन में किया, ठीक है, आप क्या करो, डायरेक्ट cos में कर लो, ठीक। मैं बता देती हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखिए, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको ना चेंज करके, cos को ना चेंज करके, हम सिर्फ साइन को चेंज करें, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 3/4। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे आपको cos मिलेगा और डायरेक्ट आपका जो फिर यहाँ पे आंसर निकलेगा ना नीचे, वो किस में निकलेगा, cos में। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, ठीक है। फाइनल आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट, P and Q are the zeros of the polynomial. What is the value of 1/P, 1/Q, और ये आपको दिया है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सैम्पल पेपर में भी सॉल्व किया। इसे सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको क्या हो जाएगा, PQ, ऊपर हो जाएगा Q प्लस P, और ये हो गया PQ। अब आपको क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है। अब हम इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ठीक है, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ 4 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 4 से डिवाइड करने पे। अब आप इसे कंपेयर करा लो, ठीक है, इससे कंपेयर करा लो अपनी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही होगा,
क्या वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया 1 और अल्फा बीटा क्या मिल गया 1/4। ठीक है, चलिए वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको मिल गया, यानी कि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पी क्यू अल्फा बीटा वही पी क्यू की बात है। ठीक है, चाहे आप इसको पी क्यू कर लो चाहे अल्फा बीटा। क्या मिला 1 और प्रोडक्ट मिला 1/4। ठीक है, यहाँ मिला 1/4। अब ये यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिला आपको 4 + 1/4। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा 17/4। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन। Next is, what is the which of the following will have maximum number of 6 when written in decimal form। ठीक है, इनमें से किस ऑप्शन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 होंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इसके पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 होंगे, ऑलरेडी गिवन है तो कितने मैक्सिमम है 0.666 हो जाएगा। इसके पास आ जाए, ठीक, तो कितने, कोई 6 आएंगे क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.5 हो जाता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 हो जाता है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.6666 और ये नॉन टर्मिनेटिंग ही चलता ही चला जाए। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, तो इसमें तो मैक्सिमम डेसिमल नहीं हुए ना, इसमें तो 3 ही है बस, इसमें है ही नहीं, इसमें एक ही है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो किसमें होंगे, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वी हैव केस स्टडी। स्टूडेंट, केस स्टडी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो हम लोगों ने, जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने क्या नया देखा कि असर्शन और रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नया टॉपिक है। ओके, यानी कि वो भी कुछ नया नहीं है, बस आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि रीजन फैक्ट को फॉलो कर रहा है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, बस इतना देखना है और उसके हिसाब से ऑप्शन के आंसर देना। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नया नहीं। चलिए केस स्टडी देखते हैं। Shown below is the top view of a stadium, यानी कि स्टेडियम को टॉप से देखा जा रहा है। There is a badminton court at the center. Okay, the stadium is surrounded by a jogging track. Okay, the track is semicircular in shape. ठीक है, ये यहाँ पे 2 सेमी सर्किल है, बीच में आपका क्या है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बन रहा हो। The fountain coverage converge at the center of the respective semicircles. जो सेमी-सर्किल है इस पे ये आपका फाउंटेन है। ठीक है, The jogging track has a uniform width of 2 मीटर। ट्रैक की विड्थ है ये 2 मीटर आपको दी गई है। अब इस डेटा के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक चीज का ध्यान ये रखना है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लेनी है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द जॉगिंग ट्रैक। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं जॉगिंग ट्रैक का एरिया बताइए क्या होगा। अब देखिए 2 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। ठीक है, ये 40 है। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये 40 है और ये 2 मीटर का है, तो इतना पोर्शन एक रेक्टेंगल हो गया ना, तो इतने पोर्शन का क्या हो जाएगा 40 × 2 यानी कि 80 मीटर। ठीक है, अब जो इधर वही इधर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्या आ गया 160 मीटर। तो हमने इसका और इसका निकाल लिया। अब हम सेमी सर्किल पे आ जाते हैं। ये क्या है, अगर ये 2 सेमी सर्किल को जोड़ दें तो एक सेमी सर्किल बन जाएगा, है ना, ये वाला और ये वाला जोड़ दें तो एक सर्किल बन जाएगा पूरा। ठीक है, और एक सर्किल में 2, तो विड्थ निकालनी है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये वो रिंग वाला जो नहीं होता आपका टू कॉन्सेंट्रिक रिंग, तो उसकी विड्थ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन ने आपको क्या दिया कि ये आपका बैडमिंटन कोर्ट है स्क्वायर शेप का, तो अगर ये 40 है भाई तो ये भी क्या होगा 40 होगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं यहाँ। अगर ये 40 है तो भाई 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो जॉगिंग ट्रैक है। तो कितना बचा आपके पास 36, यानी कि ये जो हो गया ये 36। अब ये डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिला हमें 18 मिला रेडियस। ये क्या है अंदर वाला 18, और बाहर वाले के लिए आप क्या कर दो, बाहर वाले के लिए जोड़ दो, ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। 3.14, कैपिटल आर मिल गया 20 यानी कि 400, स्मॉल आर मिल गया 18 यानी कि कितना 18 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 18 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका 16 यानी कि ये हो गया 324 आपका, तो -324। ठीक, 3.14 मल्टीप्लाई माइनस कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा 76। ठीक है, अब इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, बिकॉज निकालनी पड़ेगी आपको, यहाँ ऐड करना है।
ठीक, ये हमने सेमी सर्किल वाला पोर्शन निकाल लिया, ये हमने रेक्टेंगल वाला पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल वाला पोर्शन है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको जॉगिंग का एरिया पता चल जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ही पूछा है। चलिए निकालिए। ये हो जाएगा 64 18, ये हो जाएगा आपका 28 98 73 21। ठीक है, दिस इज 14 18, ये हो जाएगा 3 2 3 और 2 डिजिट्स बाद पॉइंट है, तो ये आ गया आपका 238.544। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। तो आपका जॉगिंग का क्या निकल आया, एरिया निकल आया। दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, तो 0.448639 और ये हो गया 398.44 मीटर स्क्वायर, यानी कि 64 मीटर स्क्वायर। कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे, 86, ओके 6 4 24, या ये 88 होगा, तो ये आपका 6 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर इज डी। 42, व्हाट इज द एरिया ऑक्युपाइड बाय द फाउंटेन शोन बिलो द कोड। ठीक है, आपको इस कोड की बात करी जा रही है, तो ये एक सेक्टर बन रहा है। एरिया सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। अब थीटा यहाँ पे कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा है आपका 45, सो पुट द वैल्यू 45 360। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10173.6। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आंसर आएगा, 127.17 मीटर स्क्वायर। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। फाइनल आंसर देख लेते हैं, फाइनल आंसर इज बी ऑप्शन। Next question, 43. The cost of gardening is rupees 300 per meter square and the area of fountain next to flower bed is 150 meter square. ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका फ्लावर बेड ये पोर्शन है, ठीक है, और फाउंटेन का एरिया क्वेश्चन ने दे दिया आपको 150 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आपको फ्लावर बेड का एरिया निकालना पड़ेगा उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एरिया की तो बात हो गई, बस आपके पास ये और ये एरिया भी तो बच रहा है। एक ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, ये भी तो बच रहा है। अब ये कैसे हैं, ये सेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये सेक्टर बन रहे हैं, तो दोनों का हम एक बार में ही निकाल लेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। देखिए ये पूरा 100 है। ठीक है, अगर ये पूरा 100 है तो बचा हुआ डिग्री कितना हो गया, 40 इधर 40 इधर, यानी कि 80। तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे जो कि कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई यानी कि 3.14 और आर यानी कि 18 मल्टीप्लाई 18। ओके, जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया निकाल लेते हैं। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर ओवर हियर, बिकॉज आपको कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, बट मुझे अपना टाइम सेव करना है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 18 multiply 18. So the answer here is 226.08. Okay, ये आपका 226.08 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपका ये 150 दिया गया है, किसका, फाउंटेन का। इसको हम इसमें ऐड कर दें। ठीक, फाउंटेन का क्या दिया गया है, 150। ठीक, इसको ऐड कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3, दिस इज 7 6.08 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये हमने ऐड क्यों किया, ये हमने ऐड इसलिए किया बिकॉज अब हमें ये पूरा इस पोर्शन का एरिया पता चल गया। अब हम सेमी सर्किल से अगर इस पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमें फ्लावर बेड का एरिया पता चल जाएगा। सो फ्लावर बेड के एरिया के लिए हम क्या करें, फ्लावर बेड के एरिया के लिए हम सेमी सर्किल से इस एरिया को, जो सेमी सर्किल का एरिया आएगा, उससे हम इसको माइनस कर देंगे, किसको, 376.08 को। ठीक, अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, 3.14 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 2, बिकॉज सेमी सर्किल है, माइनस 376.08। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। 1017.36 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 508.68 माइनस 376.08। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है, so minus 376.08, this will be 132.6। तो ये आपका फ्लावर बेड का एरिया आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
132.6 मल्टीप्लाई 300 बिकॉज 300 पर मीटर स्क्वायर है, और ये आपका आंसर आएगा 39780, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई नो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा बिकॉज बट मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं यहाँ पे अगर एक एक कैलकुलेशन करूँगी तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना। दैट इज़ वाई डिजिट्स डेसिमल में है तो मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल आंसर देख लें पहले। फाइनल आंसर ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 44, if the rate of fencing is rupees 150 per meter, what is the cost of fencing the flower bed only on the curved portion of its boundary? ठीक है, यानी कि अगर फेंसिंग करी जा रही खाली कर्व्ड पोर्शन पे फ्लावर बेड की तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। अब इतना की यानी कि ये एक आर्क हो गया, ठीक है, जिसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 100 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर जस्ट टू टेक लेस टाइम। सो 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 36, सो दिस इज 31.4, ओके मीटर, ये लेंथ आ गई। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट के लिए आप इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दें। सो मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आ जाएगा आंसर 4710 रुपीज़। ये हमने कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए फाइनल आंसर देखिए। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम। अब पूरी बाउंड्री की आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसकी आउटर बाउंड्री की निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 20, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, दिस इज 20 मीटर रेडियस। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, है ना, पूरा एक सर्कल हो जाएगा। तो एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सो एक सर्कल पूरा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r, ये हो गया आपका 40 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 4 4 16 56 4 3 12, ठीक है। एक 2 डिजिट बाद डेसिमल है आपका। सो दिस इज 125.6 मीटर, ये सर्कल की लेंथ है। अब इधर आप देख रहे हो 40 इधर है 40 इधर है, ठीक है। सो हम इसमें क्या कर दें, 80 मीटर को ऐड कर दें, है ना। सो ये हो जाएगा 205.6 मीटर, ये आपकी आउटर बाउंड्री की लेंथ आई स्टेडियम की, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन। सो ये थे आपके फर्स्ट केस स्टडी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी। दिस इज द सेकंड केस स्टडी। ये आपका एक कोऑर्डिनेट यानी कि ग्राफ मान लेते हैं दिया गया है, जिसमें आपको ईच बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नेमिंग्स भी है कि जो एस है ये स्कूल है, ये डब्ल्यू वाटर टैंक है, ये पी क्या है, पी पॉन्ड है, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको मतलब एक तरीके से ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of houses have the same abscissa? Abscissa क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, y को बोलते हैं। तो x के कोऑर्डिनेट किसके किसके हाउस में सेम है। देखिए h3 का सेम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एक ही है, तो सेम किससे होगा, 3 वाले पे आपका h1 और h4 है, ठीक, यानी कि एक 2 हाउस ये। फिर आपके इन तीनों हाउस के सेम x हैं, यानी कि कितने हो गए 3 to 5। उसके बाद आपके कितने हो गए, इसके हो गए, ठीक। अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करी गई है, तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट इन तीनों में सेम है, ठीक है। अब हाउस, अब ये h जो है वो हॉस्पिटल है, ठीक, ये नहीं इंक्लूड होगा। तो हाउस में इन दोनों का सेम है x कोऑर्डिनेट, इन तीनों का x कोऑर्डिनेट सेम है और इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो ऑप्शंस में से आपको क्या देखना है कि देखिए 4 और 1 की बात करी गई है, 1 की करी 4 की नहीं करी गई है, ठीक है। 2 5 7, 5 और 7 की बात करी गई है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। बाकी भी चेक कर लीजिए, 5 6 नहीं हो सकता, 5 8 नहीं हो सकता एंड 5 1 वो भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस 1, ठीक। तो स्कूल आपका ये है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है 1 6, ठीक। और हाउस 1 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है 3 3, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, डी अंडर रूट 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए।
फाइनल आंसर देखिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ वेल इज डग एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ, ठीक है, कहाँ पे वेल है, ये आपका वेल की पोजीशन आई थिंक नहीं दी गई है, ओके, बोला जा रहा है कि वेल डग होगा, मतलब खोदा जाएगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका पॉइंट हॉस्पिटल है, कहाँ पे, ये आपका हॉस्पिटल है, ठीक, और पॉन्ड कहाँ है, ये आपका पॉन्ड है, इन यहाँ कहीं पे एक डग खोदा जाएगा, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉन्ड एंड द वेल टू दैट ऑफ द वेल एंड द हॉस्पिटल इज 4:1, ठीक है, इसमें अगर कहीं मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वेल को डग करेंगे, ठीक, तो पॉन्ड से वेल तक का ये रेशियो 4 है और वेल से हॉस्पिटल तक का ये रेशियो क्या है, ये 1 है, ठीक है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वेल, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको वेल का, ठीक, अब एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे, एक्स इसका मान लेते हैं एक्स और वाई, लेकिन बोला आपको उसने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स के लिए आपको पता ही है, रेशियो आपको पता है क्या हो जाएगा, पी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और एच का कोऑर्डिनेट, तो चलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 5, एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 3, ठीक, तो m1x2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस m2x1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाता है 4 प्लस 1, ठीक, ये सिर्फ x पूछ रहा है तो हम x ही निकाल रहे हैं, तो 20 प्लस 3 अपॉन 5 ये हो जाएगा 23/5, अप्रॉक्सीमेट यानी कि पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4.6, ऑप्शन नंबर सी। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो इन विच हाउस 1 divides the path joining house 3, ठीक है, this is house 3 and this is house 1 and the police station, ठीक है, what is the ratio, रेशियो पूछ रहा है कि हाउस 1 किस रेशियो में पुलिस स्टेशन और हाउस 3 को डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट पता लगा लें, ये हो जाएगा 5 और 5, ओके, ये हो जाएगा 2 और 2 और h का कोऑर्डिनेट आपका पता चल जाएगा 3:3, सब सेम सेम कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आपको रेशियो पता लगाना है, रेशियो आप मान लीजिए के रेशियो किसी भी एक से निकालो, चाहे आप x का कोऑर्डिनेट से खाली निकाल लो या y के, दोनों की जरूरत नहीं है, चलिए हम सिर्फ x से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट, बीच का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या है 3, उसके बाद m1x2 यानी कि k आपका k मल्टीप्लाई 5 प्लस m2x1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हो जाएगा k प्लस 1, ओके, जस्ट अ सेकंड, ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, हो जाएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 1 इक्वल्स टू 2k, यहाँ से k मिल गया आपको 1:2, ऑप्शन नंबर डी। फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर इज डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन 50, which of the following pair of buildings are separated by the same distance as that of the school and police station, so this is a school, this is police station, coordinate is 5 और स्कूल का कोऑर्डिनेट है 16, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग का पेयर जो है वो सेम ही डिस्टेंस पे है जैसे कि ये, ठीक है, अब इनके बीच का आपको कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो चलिए और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, एंड 5 - 6 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सो डिस्टेंस आपके आ गए √17। अब हमको ऐसी कोई बिल्डिंग ढूंढनी है जिसके बीच के जो डिस्टेंस हो वो √17 हो, ठीक, जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए अब सब कुछ तो हम यहाँ नहीं बैठ के ढूंढ सकते ना, हम ऑप्शन से चूज करेंगे, पॉन्ड और हाउस 8, ठीक, पॉन्ड ये है, क्या है इसका 3 और 5, हाउस 8 ये है, इसका क्या है 5 1, अब इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, चलिए इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए सबसे पहले, ओके, इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी ये हम मान लेते हैं, चलिए पॉन्ड और हाउस 8 की डिस्टेंस निकाल लें, इसको ऐसे लिखते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी निकाली हमने, चलिए 5 - 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, सो इसका तो नहीं आने वाला, चलिए दूसरे पे आ जाते हैं, स्कूल और हाउस 1, स्कूल कहाँ है, स्कूल ये है, हाउस 1 कहाँ है, ये है 3 3, इसका निकाल लीजिए, ठीक, 3 - 1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 - 6 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आ गया √13, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वाटर टैंक यानी कि वाटर और हाउस 3, ठीक है, अब वाटर टैंक कहाँ है, ये इसका कोऑर्डिनेट है 3 6, हाउस 3 कहाँ है आपका, हाउस 3 है ये, इसका कोऑर्डिनेट है 2 2, चलिए इसका निकालिए, क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। ये आ गया आपका अंडर रूट 17 और यही है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डी चेक करने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर देख लें, फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग विच वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर, अप्रॉक्सीमेटली 700 क्वेश्चन तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे और ये कुछ 50 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 800 के अराउंड हमारे क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं। सो अगर मैं पेपर की बात करूं, एनालिसिस की बात करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं है असर्शन और रीजनिंग को छोड़ के, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने पहले ना पढ़े हों। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं या जिन बच्चों ने सारी वीडियोस देख रखी हैं जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, तो आई डोंट थिंक अगर किसी के भी बेसिक क्लियर हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाए, ठीक है। कैलकुलेटिव था, मैं ये मान सकती हूँ कि कुछ ऐसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे जिसमें जैसे कि मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा बिकॉज मुझे वीडियो में कम टाइम देना है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ, बट आपको एग्जाम में तो खुद ही करना पड़ेगा, वहाँ आपको कोई कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, तो आप अपना कैलकुलेशन को फास्ट रखिएगा, बस इतना ही कहूँगी, और एक्यूरेट रखिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की एनालिसिस की बात करूँ तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, ना ही डिफिकल्ट है और बहुत ईजी भी नहीं। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं, बस देखते ही लग जाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके मॉडरेट लेवल के हैं, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेंदी हैं कुछ क्वेश्चन जिनमें आपका टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा बस एक ही सजेशन है कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट और एक्यूरेट रखिएगा। ये नहीं कि फास्ट कर दिया तो गलत निकाल लिया, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, बिकॉज इस बार का बोर्ड तो आई थिंक बहुत ईजी, इससे ज़्यादा ईजी बोर्ड्स कभी नहीं हुआ होंगे, है ना। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा कम है, आई नो ऑब्जेक्टिव पेपर है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे आंसर एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट वट एवर द नेक्स्ट सेशन इज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।